प्लेटफॉर्म के बारे में और क्या हम लोग करने जा रहे हैं इस 2 से ढाई महीने के बीच में ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कभी ना कभी पेपर दिया होगा। थोड़ा शॉर्ट रखते हुए मैं बताता हूँ कि जो नेट का पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है। एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। जब आप मास्टर्स में एनरोल करते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पेपर को देने के लिए। इसमें अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं ना, 2 कट ऑफ होती है, एक नेट की एक जेआरएफ की। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको पीएचडी के दौरान कुछ फेलोशिप देती है। अभी पेपर आपका जून में होने वाला है तो वो डेट डिफाइन नहीं है कि जून में कब होगा। 10 जून से लेकर के वो 30 जून के बीच में कभी भी हो सकता है, क्योंकि उसमें पेपर बहुत होते हैं। और 10 हो या 20 हो, आप हमेशा मान करके चलो कि जिस दिन ना यूनिवर्सिटी सॉरी यूजीसी क्या करती है, पहले एक कैलेंडर रिलीज करती है कि आपका पेपर जून में होगा, इतने इस डेट से इस डेट फॉर्म भरे जाएंगे, इस डेट से इस डेट के बीच में आपका पेपर होने वाला है। पहले ही दिन कभी भी यूजीसी पूरी डेट अलॉट नहीं कर देती है, राइट। तो पहले मान लो कि अगर यूजीसी कहती है 10 से 20 के बीच जून में पेपर होना है, तो आप हमेशा ये मान करके चलो कि 10 जून को ही आपका पढ़ने वाला है। उस हिसाब से ही आप अपनी तैयारी करना। तो लेट्स से अगर आपके पास, हाँ, आपका एग्ज़ाम अगर 10 जून को होता है तो अभी 10 अप्रैल से 10 मई और 10 मई से 10 जून 2 महीने हैं। और यकीन मानो, अगर आपने एक बार भी ढंग से पेपर पढ़ा है ना, एक बार भी, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना कि अगर आपने एक बार भी पेपर को ढंग से पढ़ करके दिया है ना, तो आप इन 2 महीनों में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कोर्स उनके लिए नहीं है जिनका मान करके चलो फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, कॉलेज का डिपार्टमेंट का अलग प्रेशर है और आपने कभी नेट की तैयारी नहीं करी, तो वैसे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सरवाइव कौन करेंगे? जिसने अच्छे से एटलीस्ट एक बार पूरे सिलेबस को थॉरोली कवर किया है, हाँ, हर एक यूनिट लगभग कवर किया है, केवल उनको जस्ट एक रिवीजन देना है, उनके लिए ये कोर्स है। दूसरी, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सॉरी, सेकंड सेमेस्टर है, तो आपके लिए यह एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ना। बहुत लोग हो सकते हैं यहाँ पे जिनका अभी सेकंड सेम चल रहा होगा, मैंने बात भी करी कुछ लोगों से। तो आपका यस सर। हाँ, सेकंड सेम चल रहा होगा, तो आपके लिए मुझे लगता है और मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आप सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में हैं, इस दौरान अगर आप नेट का पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आगे यकीन मानो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनसे पूछना कितना प्रेशर रहता है। तो सेकंड सेमेस्टर आते आते आपको अगर आइडिया लग गया कि कैसे पढ़ना है, तो उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करके भी कर लेते हैं। मेरे साथ अभी बहुत लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ना कहीं पे भी कोई कोचिंग नहीं करी। कोचिंग आपको सारी चीज़ें नहीं करा सकता है, मेहनत आपको करना है। हम केवल आपको जस्ट एक गाइड करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप इतना चीज़ सीख जाते हैं तो फिर आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अब इन 2 महीनों में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन चीज़ को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको नोट्स दूंगा, प्रॉपर नोट्स दूंगा, हर एक यूनिट के नोट्स दूंगा। बुक्स होंगी तो बुक्स की पीडीएफ दूंगा, वहां पे चीजें हाईलाइटेड होंगी। मैं केवल ये बोलूंगा कि आप इसको पढ़ करके आना। जब आप उस चीज को पढ़ करके आओगे, हम लोग 1 घंटे का क्लास रखेंगे। हरिओम आशा जी। हम लोग 1 घंटे का क्लास रखेंगे और उस क्लास में केवल और केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पढ़ करके आप ही आएंगे, मैं केवल आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि उस टेक्स्ट से क्वेश्चन आते कैसे। और जब आपकी क्लास खत्म होगी तो फिर आपको वही क्वेश्चंस आपको ऐप पर क्विज के माध्यम से मिल जाएंगे। आप उनको जाकर के अटेम्प्ट करना, 2 बार 4 बार, जितनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। आप जितनी बार उन टेस्ट को देना चाहो उसको देना। उससे आपको आइडिया लगेगा कि
किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये जिनका पहली बार पेपर है ना, जो सेकंड सेमेस्टर में जिनको आइडिया नहीं है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आप देख लो कि आपकी क्या स्थिति है, आप पेपर देने के लिए प्रिपेयर हैं नहीं है, इन सारी चीज़ों को देख लेना। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा ये बात कि इस कोर्स की क्या फीस है ना। देखो, फीस ना हमारी बहुत नॉमिनल रहती है, राइट, और हमारी जो कंटेंट रहती है वो बहुत यूनिक, बहुत स्पेसिफिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब की लिंक आपके पास होंगी, उस यूट्यूब को ना थोड़ा खंगालना, उसमें जा करके वीडियोस के सेक्शन में, प्लेलिस्ट के सेक्शन में उसको देखना। आपको जो हमारे कंटेंट मिलेंगे वो बहुत अलग मिलेंगे, राइट, और पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो वैसे भी मिल जाते हैं, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको मेरे ऐप पे वैसे भी मिल जाएंगे ना। आप एक फाउंडेशन कोर्स होगा जो जनवरी में स्टार्ट हुआ, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर के 2024 तक सारे मिल जाएंगे आपको, इंक्लूडिंग आंसर की। वो ऐसे ही अवेलेबल है, तो उसको परचेज करने के लिए कुछ नहीं है, बट आपको यहाँ पे भी वो अरेंज फॉर्म में मिलेगा। तो आपको क्या मिलने जा रहा है, इस 2000 रुपये में आपको पूरी नोट्स मिलेंगी प्रॉपरली, टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर ना, नहीं आ पाओ तो आपको वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जिसमें हम लोग वर्बली क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कुछ क्रैश कोर्स की वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी ना, जब आप उस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जब आप देखोगे प्लेलिस्ट में, देखो क्रैश कोर्स करके होगा, उस पर आप देखना तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हम लोग क्रैश कोर्स को कंप्लीट करते हैं। और 10 यूनिट है, 2 महीने में बहुत आराम से हो जाएंगे। क्लास हो सकता है आपकी रेगुलर ना चले, क्योंकि मान लो आज मैं आपको बोला घेरंड संहिता पढ़ करके आने के लिए, सभी लोगों के बस की बात नहीं होगी कि एक दिन में वो अपना पूरा घेरंड संहिता कंप्लीट कर लें, हो सकता है वो 2 दिन लगे। तो जैसे मैंने आज दिया, तो कल क्लास नहीं हुई तो परसों ज़रूर होगी, और परसों जो क्लास होंगी वो वर्बल होगी। उस दिन मैं पूरी घेरंड संहिता के क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपको वो टेस्ट ऐप पर मिल जाएगा, आप उन टेस्ट को देना। क्लास नहीं आ पाओ, वो रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर मिल जाएंगी, उसको जा करके आप देख लीजिएगा। ये 2 महीने का कोर्स होगा। अगर आप रेगुलर रहेंगे तभी जा करके आप रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। आप रेगुलर नहीं रहोगे, आप रिजल्ट भी एक्सपेक्ट करोगे, तो केवल और केवल हताशा और निराशा ही हाथ लगने जा रही है ना। ये तो आप कर ही नहीं सकते। और अगर आप रेगुलर रहते हैं और अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिलती है, तो भी आपको विचलित नहीं होना ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप योग में वही पढ़ते हैं ना, स्थित प्रज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। और ये हमारा प्रारब्ध बोलो, हमारी खुशकिस्मती बोलो कि हम लोग योग से जुड़े हैं, और योग हमें यही चीज को सिखाता है। तो आपको मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ ना, कि जब आप यहाँ से जुड़े तो आप एक प्रॉमिस करो, एक प्रॉमिस मैं करता हूँ कि आप हमेशा रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें। हाँ, एक और बात, मैं यहाँ पे ना केवल पेपर 2 की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, ओनली पेपर 2, राइट। पेपर 1 में नहीं कराने जा रहा है, ओनली पेपर 2। तो पेपर 2 के 10 यूनिट। तो आप क्या रहना, रेगुलर रहना, कंसिस्टेंट रहिएगा, जो मैं बात बताऊं उनको आप फॉलो करना। कभी कभी लोग को 2 बार 3 बार ना में रिजल्ट नहीं मिलती है, राइट, लेकिन आप ये मत देखो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रही है, आप ये देखो कि आप कितना कुछ सीख रहे हैं ना। जब मैंने पेपर दिया था, मैं अक्सर इस चीज़ को बताता हूँ, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। मैंने एक बार में जेआरएफ नहीं करा, मैं तीसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ करा, राइट। कभी कभी लोग 5वें अटेम्प्ट, अभी आप, मैंने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू अपलोड करा आरती जी का ना, एक गणेश जी, गोपाल जी का, उनकी इंटरव्यू आप जा करके देखना ना। गोपाल जी का ये 5वां अटेम्प्ट था, और फिर जा करके उन्होंने 218 और 220 समथिंग स्कोर किया है। तो आप ना, आपको गीता बोलो, योग यही चीज तो सिखाता है कि आप बहुत ज्यादा फल के प्रति आसक्त मत रहिए ना, बहुत ज्यादा नहीं आपको आसक्ति रखनी। आप कर्म के प्रति आसक्ति भले रख सकते ना, ये चीज आप करो। और 5 बार में मान लो
एक फैक्ट कहता हूँ कि अगर लेट्स से मैं एक बार में अपना जेआरएफ कर लेता, तो आज मैंने जितनी चीजें सीखी ना, इतना मैं कभी नहीं सीख पाता। और अगर आपका भी तीसरा चौथा अटेम्प्ट हो गया होगा, तो आप पीछे मुड़ करके देखना कि क्या आप इतनी चीजें सीख पाते, क्या आपका जब पहली बार जेआरएफ होता नहीं होता। आप जब चीजों को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपके अंदर ना एक अलग टैलेंट भी डेवलप होता है। अगर मैं एक बार में जेआरएफ कर लेता, तो हो सकता है कि मैं आज यहाँ पे नहीं रहता, इतने लोग मुझसे नहीं जुड़ते। मैंने अपना पहला बैच 21 दिसंबर 2023 को स्टार्ट किया था। उसके पहले जो 21 दिसंबर 2023 को मैंने ये बैच स्टार्ट किया, पहला बैच, और मेरा जेआरएफ हुआ था 13 अप्रैल 2023। तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक मैंने बहुत कुछ सीखा। और अप्रैल में रिजल्ट आया था, पेपर मैंने दिसंबर 2022 का जो नेट का था ना, उसमें मेरा जेआरएफ हुआ था। तो 3 बार, उसके पहले जोड़ो, ऑलमोस्ट कोविड का भी पीरियड था, तो कोविड में साल में एक ही पेपर होते थे। तो मैंने उन 2 सालों में बहुत मेहनत करी। उसके बाद फिर 6 महीने, अप्रैल से रिजल्ट आया, दिसंबर तक जब मैंने बैच स्टार्ट करा, वहां से अगेन 7 महीने या 6 महीने, तो मैंने पूरी 2.5 साल पढ़ाई करी। अगर आप भी 2.5 साल पढ़ लेते हो, तो आप भी ये चीजें कर सकते हो जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे रिजल्ट मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं। जितना देर रिजल्ट मिलने में लगता है ना, उतना ज्यादा आप सीखते हैं। ये बात हो सकता है अभी समझ में आपको नहीं आई, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। राइट। और फर्दर जब आप पीएचडी करने के लिए जाओगे ना, तो अल्टीमेटली जो टेक्स्ट आप नेट के दौरान पढ़ते हैं, अगर आप नेट में अच्छे से नहीं पढ़े, तो ये चीज तो आपको उन लिटरेचर के दौरान आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। राइट, ये चीजें लिटरेचर रिव्यू के दौरान आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर आप नेट के दौरान पढ़ लेते ना, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, अल्टीमेटली वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ राहुल शर्मा जी, मैं कर रहा हूँ। ओके, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग कोर्स, टाइमिंग आपकी 9 से 10 रहेंगी ना, टाइमिंग आपकी 9 से 10 बजे रात में चलेंगी। ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा एक टाइमिंग 8 to 9 रहता है। इसमें हमारा फाउंडेशन बैच चलता है, तो 8 to 9 वो चलेगा, और 9 to 10 आपका क्रैश कोर्स चलेगा, जो 2 महीने चलेगा। क्लास के रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग, एनी डाउट वगैरह वगैरह वगैरह। रुचि जी, अर्पणा जी, आशा जी, अ, पूनम जी, पूनम जी, आपका रूटीन बहुत अच्छा है। आप ही मॉर्निंग में वो मैसेज करते हैं, पूनम जी, हरिओम ना, एक कोई पूनम जी हैं ना, वो हर सुबह 4 बजे, 4:30 बजे ना, उनका एक एक गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, एक है ना, नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, बट उनका वो मैसेज बराबर आता है। राइट, तो अगर आपका कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ, मैम का माइक ऑफ है ना। ओके, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, कल क्या करेंगे। तो कल हम लोग जस्ट एक ओवरव्यू देंगे। मैं आपको लेट्स से मैं कहता हूँ, आप ना क्या करना, हट प्रदीपिका देखो, कुछ यूनिट्स पे अगर आपकी पकड़ होंगी ना, राइट, कुछ यूनिट्स पे अगर आपकी पकड़ होंगी, तो एग्जाम के रिजल्ट को आप मोल्ड कर सकते हैं। आप इस चीज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज भी कर सकते हैं, कि अगर आपकी ना स्ट्रेंथ, अगर आपकी पकड़ यूनिट 5 पे हठी योगिक टेक्स्ट पे होती है, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जब मैं हठ योगिक टेक्स्ट कहता हूं ना, तो केवल आप यूनिट 5 मत समझना, आप यूनिट 2 भी सॉरी यूनिट 3 भी समझो। जो योग उपनिषद है, योग उपनिषद आपके मेनली ना जो है वो, उनको मैं हठ योगिक टेक्स्ट में ही काउंट करता हूँ।
क्योंकि जो चीज आप यूनिट 5 में पढ़ते हैं सेम चीज आप यूनिट 3 में पढ़ते हैं। तो जब कभी भी मैं हठयोगिक टेक्स्ट बोलूं तो आप केवल यूनिट 5 मत समझना, यू मस्ट इंक्लूड यूनिट 3 एज वेल। तो यूनिट 5 और यूनिट 3 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान करके चलो इन दो यूनिट से कम 20 से 18 से 20 क्वेश्चन जरूर रहते हैं ना। 18 टू 20 क्वेश्चन रहते ही रहते, कभी उलट करके देखना प्रीवियस क्वेश्चन। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका यूनिट 4 योग सूत्र वाला। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के पास नया सिलेबस हो। बहुत लोग पुराने सिलेबस लेकर के चलते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग। नया सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिट 4 होता है योग सूत्र, उससे भी 10 से 12 इनफैक्ट 15 मानो। क्योंकि देखो यूनिट 3 और 5 को जब आप मिलाते हैं तो इनकी चीजें आपको यूनिट 8 में भी मिलती है, यूनिट 7 में भी मिलती है। तो जब आप यूनिट 3 और यूनिट 5 को करते हैं तो साइमल्टेनियसली आपका यूनिट 7 और यूनिट 8 भी कवर होता है। तो इन 4 यूनिट से, और 7 8 में पूरा पूरा नहीं हो जाता है 3 5, कुछ कुछ पार्ट्स उसके कवर होते हैं। तो यूनिट 3 और यूनिट 5 को जब आप करते हो तो आपके 18 से 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। योग सूत्र जब आप कवर करते हो तो अगेन योग सूत्र की कुछ चीजें आपको यूनिट 10 में मिलती हैं, 9 में मिलती हैं, 8 में मिलती हैं, राइट। तो योग सूत्र से भी मैं कहता हूं कि आपके मान करके चलो 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं ना, 10 टू 12। तो इधर 12 उधर 18, 30 क्वेश्चन आपके हो गए, राइट। 30 क्वेश्चन केवल इन 3 यूनिट से। ये 30 मैं ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, ये बढ़ करके 35 भी हो सकता है, राइट। ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपका यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 बहुत डाइवर्स है। उनसे मान करके चलो आप 10 क्वेश्चन ना ऑन एन एवरेज आ जाते हैं। एक्चुअली जो नेट का सिलेबस है वो कुछ ऐसा बनाया गया है कि 10 यूनिट है ना, हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आने हैं, तब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिट कुछ टुकड़ों में बटी हुई है। तो समझने के लिए जैसे आप का जो पेपर 1 है, पेपर 1 में 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। वहां पे बहुत हद तक ये ठीक बैठ भी जाता है, ये कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट पेपर 1 के लिए ये कैलकुलेशन एज इट इज बैठता है। पेपर 2 में ये चेंजेस होते हैं। तो यूनिट 1 की हम बात करें जिसमें आप योग का सामान्य परिचय देखते हैं, योग के आधारभूत तत्व वगैरह वगैरह देखते हैं, तो इनसे ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यूनिट 2 आपके उपनिषद हैं, ब्रह्म विद्या वाले उपनिषद ना, ईसकेन कट, जो 10 मुख्य उपनिषद है, उनसे भी ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं ना, 10 10 मान करके चलो। तो उधर हमने जोड़ा 30 और इधर हो गए 20, 50 क्वेश्चन हो गए। किनसे किनसे? 1 2 3 4 5, इन 5 यूनिट से 50 क्वेश्चन। और उधर के जब आप उधर बढ़ते हो ना, यूनिट 7 यूनिट 8, तो इनमें कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो आपके योग सूत्र के रहेंगे, हठयोगिक टेक्स्ट के रहेंगे। तो उधर की तरफ अब क्वेश्चन कम हो जाते हैं, क्योंकि उधर के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड इधर कर लिया, यूनिट 3 में, 4 में, 5 में। अब यूनिट 6 की बात करते हैं जो एनाटॉमी है। एनाटॉमी से देखो, ये बात आप मान करके चलना, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इजी आएगा बहुत, और नहीं तो बहुत टफ आएंगे। टफ आएंगे तो सभी लोगों के लिए वो टफ ही होते हैं। और जब आप 100 क्वेश्चन, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ और ये बात आप हमेशा याद रखना, एग्जाम में ये बहुत आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। जब आपके पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहता है ना, तो ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 100 के 100 कभी भी आपके सिलेबस से नहीं रहते। आप हमेशा ये मान करके चलो कि जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन हमेशा आपके सिलेबस से बाहर ही रहेंगे। आप महाभारत की बात करते हो, महाभारत बहुत मोटी बुक है। आप रामायण की बात करते हो, अगेन वो बहुत मोटी बुक है। आप याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करते हैं, बहुत मोटी बुक है। तो जब आपके सिलेबस में ऐसी ऐसी टेक्स्ट को इंक्लूड किया गया है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उन टेक्स्ट से बहुत डीपली क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगेन कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको ब्रह्म विद्या वाले उपनिषद से मंत्र दे करके पूछ लिया जाता है, बताओ इसका रेफरेंस क्या है। अगेन इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट।
टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो मंत्र देकर के आपसे उपनिषद से पूछा जाता है, तो ये लिटिल बिट इजी होता है। लेकिन अगर आपसे रेफरेंस पूछा जाता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो मान करके चलो कि 100 क्वेश्चन में से आप 90 क्वेश्चन पे ही फाइट कर रहे हैं। और अभी जो लास्ट ईयर जिनका स्कोर आया था ना, अभी अभी नहीं, जो दिसंबर में पेपर हुआ था, दिसंबर में ना, तो दिसंबर में जिनका पेपर हुआ उसके पहले ना, सॉरी हाँ, जो जून में पेपर हुआ था ना, तो जून में एक भावना जी थी, राइट। उनका आई गेस करीब 240 के आसपास आया था ना। शी इज ऑल्सो डूइंग पीएचडी अलोंग विथ मी ना, राइट। तो वो भी ये चीजें बताई जो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन में अगर आप फाइट करने जाते हैं तो यू आर ओनली एलिजिबल टू फाइट फॉर दैट 80 टू 85 क्वेश्चंस। 10 से 15 क्वेश्चन आप भूल जाओ। तो जब आप मान करके चलो कि 80 क्वेश्चन ही मैं मानता हूँ कि 80 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो 80 टू जा 160 ना, 80 दूना 160 नंबर आपके पेपर 2 में आते हैं। और 80 तक नहीं, 85 भी जाता है, राइट। 85 तक जाता है, 85 तक मैंने देखा है। तो 85 जा 85 टू जा 170। अब देखो 170 आपके पेपर 2 में बने, तो अगर आप पेपर 2 पूरा का पूरा भी सॉल्व कर लेते हो, 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, राइट, तो आपके मार्क्स 200 ही बनने वाले हैं। और 200 से ऊपर ही इधर से कट ऑफ जा रही है पिछले 1-2 सालों से। तो आप कभी भी पेपर 1 को लाइटली मत लीजिएगा, राइट। अक्सर ये चीज मैंने देखी है कि आप पेपर 1 को बहुत लाइटली लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 85 आपके सही हुए, 170 नंबर आपके बन गए। अब देखो कि पेपर 1 में आपको कितने करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके बने 20, मतलब 170 प्लस 20 190। अगर आप 15 सही करते हैं तो आपके बने 30 पेपर 1 में, तो 170 प्लस 30 200, राइट। मैं जनरल को लेकर के ही कंसिडर कर रहा हूं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते तो अच्छी बात है बट मैं जनरल को लेकर के बता रहा हूं कि क्या कट ऑफ जाती है। बाकी आप रिजर्व कैटेगरी से आते तो आप अपना एक बार देख लेना कट ऑफ क्या गया है लास्ट 2 साल का ही देखना, क्योंकि इन 2 सालों में रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। अभी मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इधर इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, राइट। आते हैं वापस से आगे। 15 क्वेश्चन आपने सही किया, इधर 85 क्वेश्चन सही किया, तो 85 15 100, मतलब 100 दूना 200 नंबर बन गए। और 200 से ऊपर ही कट ऑफ जाती है। अगर आप उधर 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो 20 दूना 40 और 170 210, मतलब आपको कम से कम 85 और 20 105 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने पड़ेंगे, तब जाकर के 210। और 210 से ऊपर ही जाते हैं, बट मैं मान करके चलता हूँ कि 210 एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि वो आपका 70% मार्क्स हो जाता है। तो जेआरएफ ना मतलब 72% जाता है, 2% उसमें आप और जोड़ दो 300 का, 2% आपका 15, 300 का 2%, 6 नंबर, 6 नंबर 216 तक जा मान लो, मतलब उसमें 220 अगर आप स्कोर करते हैं तो आप थोड़ा सेफ होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई गेस इस बार 222 या 224 कितना गया था निवेदिता जी इस बार कट ऑफ? 222 पिछली बार, इस बार कितना गया था? फिर इस बार 218 था हाँ 218 ना, पिछली और जनरल का। और दो पिछली बार पिछली बार 222। 222 यस। हाँ 222 ना, और वो सबसे हाईएस्ट था। अगर आप आज से 5 साल पीछे जाएंगे ना, तो मुझे लगता है सारे जितने पेपर दिए हैं ना यहाँ देने वाले सारे का जेआरएफ हो रखा होगा। अब ये चीज जी सर, हाँ, 200 के अंदर ही जाते थे। 2-3 बार आपका जेआरएफ हो जाएगा ऑल टाइम आई गेस एग्जैक्टली ना 222। तो आप ना पेपर 1 पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो ये ना कट ऑफ ज्यादा क्यों जाने लग गए, इसके पीछे मैं बताता हूँ क्या सीन। पहले क्या था, आपके दो ही कट ऑफ आते थे, एक नेट के लिए, एक जेआरएफ के लिए आते थे। अब आपकी कट ऑफ 3 आने लग गई, राइट। अब होता है क्या, एलिजिबल ओनली फॉर पीएचडी, नेट प्लस पीएचडी एंड जेआरएफ। अब उनको क्या है, पहले लेना था उनको इतने बच्चे, तो कट ऑफ रहती थी इतनी, अब उनको इंक्लूड करना है इतना, तो जेआरएफ की जाहिर सी बात है ना कि कट ऑफ ऊपर जाएगी ही जाएगी।
और ये जब से ये तीन फेज में ये रिजल्ट आने लग गए ना, तब से लेकर के ये रिजल्ट का कट ऑफ ज्यादा जाने लग गया। मान लो पहले आपको 20 बच्चों को नेट प्लस जीआरएफ देना था, तो कट ऑफ इतना थी। अब आपको उसमें 50 बच्चे को शामिल करना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर जिसको आप 8 बच्चे जिनको आप जीआरएफ दे रहे हो, उनकी कट ऑफ आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आप ना यही अब की बार सिर्फ जीआरएफ, हाँ, कम बच्चों को दे रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली, ये देना ही, ये वही है। इसके पीछे भी ये बात है कि अगर आप इस बार का देखते हैं ना, एडमिट कार्ड जब आप देखोगे, किसी की रिजल्ट देखोगे, तो आप पाओगे कि इस बार ना बच्चे एक्चुअली थोड़े कम अपीयर हुए थे ना। आई गेस 3700, आई मीन अराउंड 4000 बच्चे ही दिए थे, या उससे भी कम था, क्या था, कोई किसी के पास रिजल्ट होगा तो आप देखना एक बार अपना ना। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अपीयर हुए हैं ना। तो ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे, ओके, मे बी दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। हाँ, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकती है कि सीटें बहुत कम आती हैं बहुत जगह। योग के लिए ना पीएचडी की सीटें उतनी नहीं आती हैं, बहुत फाइट आपको करना पड़ता है, तो ये भी एक फैक्टर है। बट क्या होता है कि जब आप एक बार ना रिजल्ट ले लेते हैं, तो फिर वो आपकी अगली माइलस्टोन आपकी पीएचडी होती, लेकिन आप इन बीच में पड़े रहोगे तो फिर काम नहीं चलने जा रहा है। आप दिए थे विशाल जी इंटरव्यू, सीएसयू वाला? नहीं नहीं सर, यहाँ का नहीं फिल किया था मैंने फॉर्म। अच्छा, फॉर्म ही नहीं फिल किया आप? एलिजिबल नहीं थे सर। आप देने के लिए? अब सर एलिजिबल थे, लेकिन यहाँ ओके। इंटेंशनली नहीं दिया। समझ गया। बट ठीक है, आने वाले समय में ना उनके भी कैंपस में बहुत जगह वो आ जाएगी, क्योंकि जब सीएसयू से बच्चे पढ़ करके निकलेंगे ना, तो उनको प्लेस कहाँ किया जाएगा? जो सीएसयू के अपने अपने सेंटर्स, कैंपस होंगे, वहीं पे योगा से आने वाले समय में पीएचडी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो वहां से जो पास आउट बच्चे होंगे, उन्हीं को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करेंगे। तो इन फ्यूचर सीएसयू इज अ बेटर ऑप्शन, अगर आप उनके ब्राइट साइड को देखोगे तो ना। क्योंकि वो देखेंगे कि सीएसयू के बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको वो प्रायोरिटी देंगे। आपको एनीवे करना चाहिए था, होना ना होना तो वो तो बात की बात है। आपका कुछ क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आप पूछ लीजिए। राइट, नहीं तो फिर हम लोग दोबारा से कुछ दिन, एक हफ्ते 10 दिन हम लोग डेमो कर लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को चीज़ें समझ में स्टार्टिंग में नहीं आए, तो हम लोग 7 से 10 दिन, ताकि आप ना थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ कि किस तरीके से हम लोग कोर्स को आगे लेकर के जा रहे हैं। और कभी कभी होता है कि आप इनरोल कर लेते हैं, फिर आपको लगता है कि दैट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट लीग, फिर आपको भी खराब लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और फिर हमारे रिलेशन भी खराब होते हैं। और इसी के लिए मैं हमेशा जब कभी भी कोर्स स्टार्ट करता हूँ, तो मैं एक डेमो सेशन रखता हूँ। और क्रैश कोर्स का तो आप, मैं कहूँगा कि आप पहले डेमो ले करके ही देखो कि क्या आप इसमें सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। राइट, क्योंकि होते हैं कुछ बच्चे कम्पीट नहीं, उतनी पढ़ नहीं पाते, उतना समय नहीं मिलता है। हाँ, एक और बात, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी के बारे में। ओके, देखो, वैकेंसी ना योगा में अभी नहीं उतनी आ पा रही है, और जहाँ कहीं भी आती हैं, तो बहुत हद तक वो इंटरनल ही रह जाती है, बहुत ज़्यादा वो मैसेज सर्कुलेट ही नहीं होता है। अभी हाल में ही मुझे पता चला कि जहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, वहाँ पे भी 4 वैकेंसी आने वाली है, शायद आ जाए। अब वहां पे डिपेंड करता है कौन आएंगे, किस लेवल के वो ढूंढ रहे हैं। ओके, फॉर टाइम बिंग आई मीन लखनऊ। तो अगर वो आती हैं तो मैं बताऊंगा, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर आप दे करके देखना ना। आएंगे यहाँ पे ना, आएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा बड़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3 फैकल्टी है, 3 में से काम नहीं चलने वाला है। तो जब आएंगी, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप ज़रूर आना यहाँ पे देने के लिए। बाकी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ना पहले पीएचडी अगर करते हो, तो और भी बेटर ऑप्शन आगे भविष्य में खुल जाएंगे, भविष्य में ज़रूर खुलेंगे। ओके,
हम लोग कल 9 बजे मिलेंगे। आप ऊपर ऊपर ना केवल आप हट प्रदीपिका को पढ़ करके आइएगा, राइट। ये लिंक यही रहेगा जो आपको मिल रहा है अगले 7 से 10 दिन के लिए। यही लिंक रहेगी, आप हट प्रदीपिका को ऊपर ऊपर पढ़ करके आना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको और कैसे आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। कल मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, इनफैक्ट कल मैं समझाऊंगा चीज़ों को कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो आप हट प्रदीपिका को पढ़ करके आइएगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। और अगले ही दिन हट प्रदीपिका के लिए ही मानो 2 दिन ही मिल जा रहे हैं। एक कल का समय हो गया और एक परसों का। परसों फाइनल पूरा हट प्रदीपिका कवर हो जाएगा। तो आप ऐसा कर लो कि आज आज आप हट प्रदीपिका का 2 उपदेश पढ़ लेना। कुछ और बात, अगर आप सोचोगे ना कि मैं आज का काम कल कर लूंगा और कल का काम परसों कर लूंगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप एक दिन भी बर्बाद करेंगे तो अगले दिन में वो ऐड हो जाएगा और उतना समय आप नहीं निकाल पाएंगे। यकीन मानिए वो हर दिन का लोड बढ़ता जाएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप स्टार्टिंग में चेक कर लेना कि क्या आप इतना लोड उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, राइट। तो हट प्रदीपिका को पढ़ करके आइएगा और फिर मैं कल कुछ क्वेश्चंस करूंगा। स्टार्टिंग 2 उपदेश, पहला आसन और दूसरा कुंभक, इन 2 को पढ़ करके आइएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन है आपका तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग दोबारा से मिलते हैं कल 9 बजे। हरिओम, आप सभी को शुभ रात्रि। मेरा नेट हो चुका है और जॉब बहुत कम है, तो क्या जेआरएफ का फायदा है? प्रिपरेशन करूं? हाँ, जेआरएफ का देखो फायदा है। कहाँ से करा है आपने? अनम्यूट करिए राहुल जी। आप अनम्यूट करिए और बताइए कहाँ से आपने मास्टर्स करी है। हेलो। हाँ बताइए राहुल जी। हरिओम सर। हरिओम। सर मैंने सीबीएल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की अपनी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? सीबीएलयू सर, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा से सर। अच्छा, हाँ जी रेगुलर सर। कोर्स था आपका? हाँ सर, रेगुलर था सर। लास्ट सेमेस्टर में करा था डिसर्टेशन आपने? हाँ सर, डेजर्टेशन हुआ था हमारा सर लास्ट सेमेस्टर। और वहां पे कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर थे? 2 थे सर। क्या असिस्टेंट और एसोसिएट? असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर थे सर 2। एसोसिएट नहीं थे वहां पे? नहीं सर, एसोसिएट तो नहीं थे। 2 ही थे ओके, योग्य सर। नो प्रॉब्लम। आपको रिसर्च का बेसिक आइडिया है कैसे करते हैं? हाँ सर, आइडिया है, वैसे हमने डेजर्टेशन की थी सर। हाँ करी थी ना। तो यस आप सर। ना आप एक बेहतर सिनॉप्सिस प्रेजेंट करो, राइट। और फिर क्योंकि अगर आपके पास केवल जेआरएफ रहता है ना तो भी आपको बहुत समय लगता है। मैं अप्रैल 2023 में क्लियर करा और मेरी एडमिशन अभी जा करके हुई ना, तो मुझे एडमिशन लेने में इन 1.5 साल का समय लगा। और मेरे साथ कुछ वैसे प्रॉब्लम रही थी कि मैं ना रेगुलर से नहीं करा था, मैंने डिस्टेंस से करा था, इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। अगर आपने रेगुलर से किया है, अगर हाँ आपको जी सर। रिसर्च का बेसिक आइडिया है और अगर आपके पास जेआरएफ है, तो फिर आप पीएचडी करना आपका बहुत इजीली हो जाएगा, राइट। और उसका फायदा मिलता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, एक स्टेबिलिटी आती है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सीखने का मौका मिलता है, फायदा है, राइट, हाँ, फायदा है। आप वही पूछ रहा था सर मैं, मतलब कि नेट हो चुका है और फिर जेआरएफ के लिए टाइम मतलब पूरा लगा दो, और जेआरएफ होने के बाद कहीं पीएचडी में एडमिशन ना हो तो फिर मतलब। तुरंत नहीं होगी ना, तुरंत तो आप भूल ही जाओ। इसके बहुत रीजन है। पहली, तुरंत तुरंत सीटें नहीं आती हैं, नंबर 1। दूसरी, इस चीज को मैंने एक क्लास में बताया था, हो सकता है कि जहां पे आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, राइट, हाँ जी अगर सीटें कम होंगी, आप अगर जनरल से आते हैं, अगर वहां पे सीटें रिजर्व होंगी तो आपका वहां एडमिशन नहीं होगा। और अगर आप वहां पे जनरल की सीटें ही आती हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तो फाइट करनी पड़ेगी। तो सारा खेल सर। प्रेजेंटेशन का है। आप जितना बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे उतना बेहतर, और उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका वहां पे एडमिशन हो सके। तीसरी चीजें जो वहां पे दिक्कत पैदा करेंगी कि हो सकता है कि जो टॉपिक आप लेकर के जाओ
और वहां पे जो असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर हो, उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से अगर आपकी टॉपिक मैच नहीं करती है, तो वो हो सकता है वो भी एक एलिमिनेशन का क्रिटेरिया हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी फील्ड उनकी उनकी फील्ड में, मतलब जो टॉपिक आप लेकर के जा रहे हो, अगर उनकी हाँ जी, एक्सपर्टीज उन फील्ड में नहीं है, तो वो फिर क्यों आपको रखेंगे? ये भी एक पॉइंट होता है आपको एक्सक्लूड करने का। हो सकता है ये अभी आपको समझ में नहीं आए, बट मैं गाइड कर दूंगा। इसके लिए देखो, मैंने एक बात बिल्कुल। पहले भी बताई थी, इन शॉर्ट मैं इसको ब्रीफ करता हूँ, कि जब कभी भी आप पीएचडी करने के लिए कहीं पे भी जाओ, तो जहां पे भी जी, वैकेंसी आए, वैकेंसी सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म आने में, राइट, और इंटरव्यू होने में मुझे लगता है करीब 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। हाँ जी सर। कम से कम एक मानो, 1 महीने में आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। और किन टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आप देखो कि वहां पे जो प्रोफेसर हैं, चाहे वो असिस्टेंट हो चाहे एसोसिएट हो, उनकी एक्सपर्टीज किस फील्ड में है, उससे रिलेटेड अगर आप टॉपिक को प्रिपेयर करके जाओगे, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको सेलेक्ट करें। और ओके, आपको मेहनत भी इतनी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अल्टीमेटली उनके लीग में खेल रहे हैं। उनकी एक्सपर्टीज पहले से ही है, तो वो क्वेश्चन भी उतना हार्श पूछेंगे, तो आपको अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। हो सकता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन ना करें, बट आपको उस टॉपिक की कितनी समझ है, इससे रिलेटेड चीजें वो आपसे जरूर पूछेंगे। क्लियर हुआ कुछ मैंने क्या कहना चाहा? हो सकता हाँ है सर, ये सर हुआ था। आपने अगर इंटरव्यू दिया होगा तो आपको ये चीजें पता होंगी, और नहीं भी जी तो सर। आप थोड़े समझदार होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, हाँ बाकी सर, समझ गया तो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं हमेशा यही कहता हूँ। कर्म एनीवे, करना चाहिए। हाँ, मिलते हैं हम ठीक है लोग सर, थैंक यू सर। दोबारा से 9 बजे। हट प्रदीपिका को पढ़ करके आइएगा, टुमारो 9 PM। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर, शुभ हरिओम। रात्रि। प्रीति जी, आप ही खुश होंगे। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर, शुभ हरिओम रात्रि। आशा जी, शुभ रात्रि। हरिओम आप सभी को। हरिओम सर, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि जितेंद्र जी।